नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त काल के इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोगों ने गुप्त काल के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत इत्यादि के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा प्रमुख गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार से गुप्त वंश की स्थापना हुई, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार हुआ, यह हम लोगों ने पढ़ा था। और चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली थी। और हम लोगों ने केवल पीटी के लिए ही नहीं पढ़ा है, बल्कि मेंस के लिए भी पढ़ा है। पिछले वीडियो में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान थे उनका डिटेल में वर्णन किया है, जो पूछा जा चुका है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी मेंस में। इसके अलावा इस वीडियो में भी हम लोग जितने भी प्रमुख शासक थे उनके सिक्कों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी जितने भी शासक होंगे आगे, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त है, उसके बाद स्कंदगुप्त है, इन सब ने जितने भी सिक्के चलाए उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे, इसलिए पूछा जा सकता है उनके सिक्कों के बारे में, मेंस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग फाहियान की यात्रा विवरण का संपूर्ण डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। फाहियान के यात्रा विवरण के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग केवल पीटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। और इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, यह तो मैं दावा कर सकता हूं। क्योंकि अगर यूट्यूब पर इस तरह का डिटेल वीडियो अवेलेबल होता तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूं यार, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या होती। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका पीटी का भी 90 to 95% क्वेश्चन बनेगा और मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियोस से बनने वाले हैं। तो आप लोग वीडियोस देखते रहिए। इससे पहले भी मैंने जितना भी पढ़ाया है, चाहे वो राज व्यवस्था में पढ़ाया हो या प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया हो, सब में मैंने कोशिश की है कि मेंस को साथ में लेकर के चलता चलूं और पीटी का भी आपका 90 to 95% क्वेश्चन बन जाए। और मैंने इसीलिए यूपीएससी लेवल के सबसे बेहतरीन किताबों का चयन किया है, यूपीएससी पीसीएस लेवल के, और वहीं से आपको सारा डिटेल में दे रहा हूं। कोई अपना मेरा स्रोत तो है नहीं और कोई बहुत बड़ा विद्वान तो मैं हूं नहीं कि खुद से पढ़ा दूं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर पढ़ा भी सकता है तो केवल एक ही विषय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है बिना देखे हुए। लेकिन मुझे चूंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, इसलिए मैं अलग अलग किताबों से ले रहा हूं, लेकिन बेस्ट मटेरियल ले रहा हूं जिससे आपका प्रश्न न छूटे और परीक्षा में आपकी बहुत ज्यादा मदद हो सके, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने कंटेंट की तारीफ भी की है, तो उन सब का धन्यवाद जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह भी डिमांड किया था कि पीछे जो लिखा हुआ है वह ठीक से स्पष्ट नहीं दिखता। तो उन लोगों को मैं कहता हूं कि 720 पिक्सल में लगा करके देखिए। हाँ, इंटरनेट थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना जरूर पड़ता है, ठीक है। तो यह आप लोग कर सकते हैं, 720 पिक्सल में लगा करके देखिए। और इसके पीडीएफ भी जो है जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे पास चूंकि समय नहीं था, मेरी खुद की भी पढ़ाई होती है, जो लोग मुझसे नोट्स के लिए जुड़े हुए हैं उनकी भी मदद करनी होती है, नोट्स देना होता है। और इसके अलावा मुझे वीडियोज भी बनाने होते हैं, जिसको एक एक वीडियो बनाने में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस कारण से मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मेरा एक मित्र है, सहयोगी है, घनिष्ठ मित्र है, विक्रांत नाम है उसका, उसने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है और वह जो है अब वीडियोज के पीडीएफ भी तैयार करेगा आपके लिए। तो वो भी नोट्स आपको जल्द ही कम शुल्क में उपलब्ध हो जाएंगे। शुल्क केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे मैप वर्क के लिए, ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि सारा का सारा पढ़ाई मैप से होना है। इसके अलावा हिस्ट्री में भी बहुत सारे जो आपके पोर्शन है वो मैप पर कवर होते हैं। जैसे आपका सिंधु सभ्यता का जितना भी आपका प्रमुख क्षेत्र है, उसके बाद महाजनपद काल का प्रमुख क्षेत्र है, मौर्य वंश का शासन किस क्षेत्र में था, गुप्त वंश का शासन किस क्षेत्र में था, दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक फैला हुआ था, इन सब का जो है ना मैप पर विश्लेषण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। एक वंश से दूसरे वंश को जोड़ सकते हैं, एक दूसरे का कालखंड जोड़ सकते हैं, है ना, तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो उसके लिए मुझे जरूरत है एक डिजिटल बोर्ड की, और वो जो है मैंने पता किया था 75 इंच का 1.5 लाख रुपए में आता है ना। तो इतना बड़ा राशि तो मैं जुटा नहीं सकता हूं। तो यही कारण है कि मैं नोट्स जो है कम शुल्क पर दे रहा हूं, ताकि लोग लाभान्वित भी हो सके और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। क्योंकि पैसा आप ही पर खर्च करना है और आप ही दे रहे हो, तो आप ही के योगदान से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। तो
इसलिए आप लोग कम शुल्क पर नोट्स ले सकते हैं मुझसे, और यह आपके लिए ही आपका योगदान होगा, क्योंकि वो जो बोर्ड खरीदूंगा या जो भी लूंगा मैं, उसका लाभ आप ही को मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से हम लोग इस वीडियो में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इससे पहले समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें तो वह जो था समुद्रगुप्त और उसकी पत्नी दत्त देवी का पुत्र था। ठीक है, दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, और इससे पहले जो है ना एक शासक रामगुप्त का भी जिक्र आता है। रामगुप्त का जिक्र आता है, वैसे उसकी ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। किसी भी आपका जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं या फिर पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उसमें केवल एक सिक्का मिला है रामगुप्त का, बाकी कहीं भी किसी भी अभिलेख में रामगुप्त का जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि पूरी की पूरी वंशावली जो है वह अंकित मिलती है अभिलेखों में। ठीक है, तो रामगुप्त का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के समय में जो है, समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त जो है वह शासक बना था, और उसके शासन काल में जो है शकों का आक्रमण हुआ था। शकों का आक्रमण हुआ तो वह चूंकि कमजोर शासक था, इस कारण से उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को दे दिया, और उसके बाद जो है शांति व्यवस्था कायम कर ली। लेकिन इससे क्षुब्ध हो गया उसका जो भाई था, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, वह बहुत ही क्षुब्ध हो गया और उसने जो है शकों को पराजित कर दिया। शकों का जो शासक था उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और रामगुप्त की भी हत्या कर दी। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य है, वह शासन पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन कुछ जो लेख हैं, कुछ जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उनमें रामगुप्त का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक, रामगुप्त का कहानी याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि कहां पर उसके बारे में जिक्र दिया गया है, यह सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, तो इसका जो कालखंड है वह 380 से 412 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और इसकी जो उपाधियां थी वह है देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक। ठीक है, और माता जो है इसकी, मैंने बताया कि समुद्रगुप्त और दत्त देवी से उत्पन्न यह पुत्र था, तो माता का नाम हो गया दत्त देवी। और इसने क्या किया, बहुत सारे वैवाहिक संबंध बनाए। इसने खुद भी विवाह किया और अपनी पुत्री का भी विवाह किया, अपने पुत्र का भी विवाह करवाया विभिन्न राजवंशों के साथ, जिससे इसका मित्रता बढ़ा और इसको जो है विभिन्न शासकों पर विजय पाने में सफलता हासिल हुई। इसके अलावा इसने विजय अभियान भी चलाया। बंगाल का क्षेत्र इसने जीता, गुजरात का क्षेत्र इसने जीता, काठियावाड़ का क्षेत्र जीता। ठीक है, तो इन सबको जीतने का भी श्रेय इसको दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो इसने क्या किया, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, और नागवंश जो था वह मथुरा, अहिच्छत्र तथा पद्मावती इत्यादि के क्षेत्रों में विस्तृत था। तो इन क्षेत्रों में चंद्रगुप्त की विजय गाथा जो है वह आगे फैली, उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके बाद अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है इसने वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कराया। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह इसने वाकाटक नरेश से कराया, रुद्रसेन द्वितीय जिसका नाम था। इसके अलावा कदम्ब राजवंश जिसका क्षेत्र जो था वह कुंतल कर्नाटक के आसपास था, उसके राजा काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारगुप्त से कराया, जो कि कुमारगुप्त आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया और उसके अलावा अपने पुत्र का भी विवाह दूसरे जगहों पर कराया। ठीक है,
तो इस प्रकार से उसका जो ख्याति है वह विभिन्न क्षेत्रों में फैलना शुरू हुआ। तो वैवाहिक संबंधों के जरिए भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी मित्रता बढ़ाई और अपनी ख्याति बढ़ाई थी। इसके अलावा उसके विजय अभियानों की बात करें तो मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर एक लौह स्तंभ है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नामक एक राजा का जिक्र मिलता है और उसकी विजय अभियानों का भी जिक्र मिलता है। और उस चंद्र की पहचान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की गई है। तो इस प्रकार से दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों का जिक्र मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन के बारे में, बहुत सारी जानकारियां उस लौह स्तंभ से मिलती हैं। ठीक है, विजय अभियानों में देखें तो सबसे पहले उसने पश्चिम में वाहलिक क्षेत्र, जिसको सिंधु क्षेत्र, सिंधु नदी का क्षेत्र कहा जाता है, जिसको वाहलिक क्षेत्र कहते हैं, वहां पर विजय हासिल की। और उसके बाद जो है यह पूर्व में बंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, बंग क्षेत्र जो है वह आपका बंगाल का क्षेत्र है, जो कि आपका पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसने जो है सिंधु क्षेत्र पर भी शासन किया पूर्व में, पश्चिम में, और उसके बाद जो है पूर्व में बंगाल के क्षेत्र पर भी शासन किया और इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो वाहलिक साम्राज्य यानी कि सिंधु क्षेत्र तथा बंग क्षेत्र पर विजय का श्रेय जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही दिया जाता है। इसके अलावा गुजरात के शक शासक, शक वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को इसने पराजित किया था। रुद्र सिंह तृतीय को इसने पराजित किया 409 ईस्वी में। ठीक है, तथा इस उपलक्ष्य में, मतलब उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चढ़ाए थे। ठीक है, जो कि मानक सिक्के थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विजयों के बारे में देखा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विजय अभियानों के बारे में देखा कि इसने जो है सिंधु क्षेत्र पर मतलब कि अपना विजय पताका फहराया। इसके अलावा बंगाल के क्षेत्र यानी कि बांग्लादेश, जो आधुनिक बांग्लादेश है, उस क्षेत्र पर भी अपना विजय अभियान जो है जारी रखा। इसके अलावा उसने जो है शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को भी पराजित किया था 409 ईस्वी में। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में उसने व्याघ्र शैली का चांदी का सिक्का भी चलाया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका विजय अभियान के बारे में। आगे देख लेते हैं नवरत्नों के बारे में। ठीक है, तो इसकी दूसरी जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी तो पाटलिपुत्रा थी गुप्तों की, द्वितीय राजधानी इसकी उज्जैन में थी, जिसको उज्जयिनी कहा जाता है। ठीक है, तो उज्जयिनी के दरबार में इसके 9 रत्न हुआ करते थे, 9 दरबारियों का समूह हुआ करता था, जिसको नवरत्न कहा जाता था। और इसके नवरत्नों में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे कालिदास थे, वराहमिहिर थे आपके। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो धन्वंतरी थे, वराहमिहिर हो गए, अमर सिंह हो गए, छपनक हो गए, अक्षपनक। इसके बाद शंकु है, बेताल भट्ट है, घटपरकर है और वररुचि। तो यह 9 इसके दरबारी थे जिनको नवरत्न कहा जाता है। फिर से एक बार नाम पढ़ देता हूं, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घटपरकर, वररुचि इत्यादि। ठीक है, तो यह जो 9 विद्वान थे इनको नवरत्न कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 और लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक शिवाजी के दरबार में और एक आपका जो है कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, तो उनके दरबार में भी इस प्रकार के रत्न हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा अकबर के दरबार में भी रत्न हुआ करते थे। तो वहां पर जब उसका कालखंड आएगा तो वहां पर भी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम नवरत्न का जो जिक्र मिलता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही मिलता है। तो यह याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो फाहियान जो था, फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, जो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में यात्रा करने आया था, बौद्ध विहारों का दर्शन करने आया था, बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के वह भारत की यात्रा करने के लिए आया था। तो उसने भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और उसने क्या किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में सांस्कृतिक व्यवस्था जो थी उसका बेहतरीन वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्रा में अशोक का राजमहल भी देखा और उसने अशोक के राजमहल को देवताओं के द्वारा निर्मित बताया है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो कि किसने अशोक के राजमहल को, राजप्रसाद को
देवताओं के द्वारा निर्मित बताया है तो वह है फाहियान। इसका कालखंड भी पूछा जाता है तो 399 से 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा था, ठीक है। और इसका यात्रा विवरण जो है वह मेंस में पूछा जाता है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसे फाहियान जो होता है वह चीनी भाषा का शब्द है। फा का अर्थ होता है धर्म, फा का अर्थ होता है धर्म और ह्यान का अर्थ होता है शास्त्री, ठीक है। मतलब कि धर्मज्ञ कह सकते हैं, धर्मशास्त्री कह सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको जो है धर्म आचार्य कह सकते हैं, ठीक है। फा का अर्थ धर्म और ह्यान का अर्थ आचार्य या शास्त्री या फिर विद्वान कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ था धर्माचार्य, ठीक है। और इसके बाल्यकाल का नाम मतलब कि बचपन का जो नाम था वह था कुंड, ठीक है। इसके बचपन का नाम था कुंड, फाहियान के बचपन का नाम, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए, बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के बौद्ध जो विहार थे उनकी यात्रा करने के लिए अपना यात्रा प्रारंभ किया भारत का, ठीक है। और यह कहां से चला था तो सबसे पहले यह चंगन से चला था और उसके बाद यह पहुंचा था शानशान। चंगन से अपना यात्रा प्रारंभ किया और शानशान पहुंचा, जहां पर इसने हीनयान संप्रदाय के विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं से मेल मिलाप किया, उनसे भेंट किया। और उसके बाद यह जो है कर शहर, खोतान तथा कासगढ़ की यात्रा किया, ठीक है। जहां पर खोतान में इसने गोमती बिहार में महायान संप्रदाय के भिक्षुओं से भेंट की। इसके बाद यह जो है सिंधु नदी पार करके उद्यान, गांधार, तक्षशिला तथा पेशावर पहुंचा, ठीक है। वहां पर यह कुछ दिन रहा और उसके बाद जो है वहां से यह नगरहार पहुंचा, ठीक है। नगरहार पहुंचा, उसके बाद जो है यह नगरहार से अफगानिस्तान पहुंचा, जहां पर इसने हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के बौद्ध भिक्षुओं से भेंट मुलाकात की, ठीक है। इसके बाद यह सिंधु नदी पार कर गया और सिंधु नदी पार करके पूरब की तरफ पंजाब की तरफ पहुंचा, ठीक है। और वहां पर इसने मध्य देश का वर्णन किया है, ठीक है। वहां पर जो मध्य देश था उसका वर्णन इसने किया है, ठीक है। तो मध्य देश के बारे में इसने क्या क्या कहा है वह देख लेते हैं। तो इसने कहा है कि मध्य देश जो था वह ब्राह्मणों का देश था, वहां के लोग जो थे वह सुखी संपन्न हुआ करते थे, वहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, वहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, केवल आर्थिक दंड दिया जाता था। इसके अलावा बार बार राजद्रोह यदि कोई करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था, ऐसा इसने वर्णन किया है। इसके बाद इसने कहा है कि लोग जो है मांसाहार का सेवन नहीं करते थे, जीवित प्राणी की हत्या नहीं की जाती थी, ठीक है। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करते थे, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज तक भी नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि मध्य देश जो था वह ब्राह्मणों का देश हुआ करता था और ब्राह्मणों का ही वहां वर्चस्व था, ठीक है। इसने यह कहा है केवल चांडाल जो थे वह अपवाद थे। चांडाल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वैसा मतलब कि अंतरजातीय विवाह यह होता है जिसमें महिला जो होती है वह उच्च जाति की होती है और पुरुष जो होता है वह निम्न जाति का होता है। तो इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होता है उसको चांडाल कहा जाता है, ठीक है। और चांडालों को समाज से बहिष्कृत किया जाता था। चांडाल जो थे वही अपवाद थे जो कि मांस, मदिरा का सेवन करते थे या फिर लहसुन, प्याज इत्यादि खाते थे। बाकी पूरे क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में कहीं भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं होता था, लोग लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाते थे, ऐसा इसने कहा है। इसके अलावा यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांडालों का विस्तृत विवरण करने वाला, चांडालों का विस्तृत विवरण करने वाला फाहियान जो था वह पहला यात्री था, पहला विदेशी यात्री था जिसने चांडालों का विस्तृत विवरण दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसने कहा है कि सुअर या पक्षी पालन नहीं किया जाता था, मदिरालय नहीं हुआ करते थे, बूचर खाना नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और खरीद बिक्री के लिए लोग कौड़ी का प्रयोग किया करते थे, यह इसने अपने विवरण में कहा है। इसके अलावा देखते हैं तो इसने जो है संकिसा तथा श्रावस्ती की यात्रा की, ठीक है। संकिसा तथा श्रावस्ती की यात्रा की, वहां के बौद्ध विहारों का इसने वर्णन किया है। इसके अलावा इसने जेतवन विहार की भी प्रशंसा की है। श्रावस्ती में जेतवन विहार हुआ करता था जिसकी इसने काफी प्रशंसा की है। इसके बाद इसने कपिल वस्तु की भी यात्रा की और वैशाली की भी यात्रा की है, ठीक है। और वैशाली से यह जो है फिर चला गया पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्रा में अशोक के राजमहल को देवताओं के द्वारा निर्मित बताया। इसके बाद पाटलिपुत्रा से जो है यह नालंदा, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने यात्रा की होगी। मैप पर
यदि वही डिजिटल बोर्ड होता तो अभी मैं मैप पर समझाता कि फाहियान जो है वह किस प्रकार कहाँ से कहाँ गया और किस प्रकार से यात्रा किया। तो यहाँ से जो है पाटलिपुत्रा से फिर जो है नालंदा पहुंच गया, राजगृह पहुंच गया, फिर गया बोध गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है यह लौट करके पाटलिपुत्रा आ गया और फिर पाटलिपुत्रा से यह वाराणसी गया, वाराणसी से फिर सारनाथ गया, सारनाथ में जो है इसने यात्रा की और मृगवन के बारे में इसने विस्तृत विवरण दिया है, मृगवन की प्रशंसा की है, ठीक है। इसके बाद वहां से यह फिर पटना लौट आया, पाटलिपुत्रा लौट आया और पाटलिपुत्रा से फिर चंपा होता हुआ, चंपा याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपका महाजनपद काल पढ़ रहे थे, तो चंपा मैंने बताया था कि किसकी राजधानी थी। जरूर से जरूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा चंपा किसकी राजधानी थी। तो पाटलिपुत्रा से चंपा होते हुए इसने अपने वापसी की यात्रा प्रारंभ कर दी, ठीक है। और चंपा होता हुआ यह जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह पहुंचा, जिसको ताम्लुक बंदरगाह भी कहा जाता है। ताम्लुक बंदरगाह पर यह 2 साल तक रहा था और वहां पर इसने बौद्ध जो धर्म ग्रंथ हैं उनका प्रतिलिपि तैयार किया और उसके बाद फिर जो है अपने यात्रा पर वापस लौट गया, अपने स्वदेश लौट गया, मतलब कि चीन लौट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से अंत हुआ, इसने किस प्रकार का वर्णन किया है, यह टोटल हम लोगों ने फाहियान के बारे में पढ़ा। पीटी में आपसे ज्यादा यह पूछ सकता है कि इसका कालखंड क्या था, कब से कब तक यह भारत में रहा था, कितने वर्षों तक रहा था, किसके दरबार में आया था, और पाटलिपुत्रा के राजप्रसाद के बारे में, अशोक के राजप्रसाद के बारे में इसने क्या कहा है। यही केवल पीटी में पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में ये टोटल विवरण पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया अगर यूपीएससी या फिर पीसीएस स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पूछ सकता है कि इसने यात्रा कहां से कहां तक प्रारंभ की या फिर किस प्रकार से इसने किस किस विहार का वर्णन किया है, ये सब पूछा जा सकता है। या फिर स्टेटमेंट दे सकता है और उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पीटी में यदि यूपीएससी स्टैंडर्ड है, पीसीएस स्टैंडर्ड है, तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका फाहियान का वर्णन। अब रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में हम लोगों ने कहानी पढ़ लिया है, उसका जिक्र जो है आपका विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, ठीक है। विशाख दत्त के द्वारा कृत एक नाटक था जिसमें इसका जिक्र मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम उस नाटक का नाम है, ठीक है। इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जैसा मैंने बताया कि इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को जो है शकों को दे दिया था और शांति व्यवस्था कायम कर ली थी। लेकिन इसका जो भाई था चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह क्षुब्ध हो गया था इससे, क्योंकि अब अपनी पत्नी को अपने दुश्मन को दे देगा तो दुखी तो होगा उसका भाई, अगर वह निष्ठावान होगा तो उसको जो है बड़ा गुस्सा आ गया और उसने जो है शक शासक की भी हत्या कर दी और उसके बाद जो है इसकी भी हत्या कर दी रामगुप्त की, और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और उसको संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो यह इसके बारे में कहानी है, लेकिन इसकी चर्चा जो है आगे आपका हर्षचरित्र में भी मिलता है, जो कि बाण भट्ट की रचना है। इसके अलावा राजशेखर के द्वारा लिखित काव्य मीमांसा में भी इसकी चर्चा मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के शक संवत 795 ईस्वी के सजान ताम्रपत्र में भी इसकी चर्चा मिलती है, और गोविंद चतुर्थ के सांगली एवं खंभात ताम्रपत्र में रामगुप्त की चर्चा मिलती है। तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं और आपके साहित्यिक स्रोत भी इसके बारे में उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से इसकी ऐतिहासिकता लगभग प्रमाणित हो जाती है रामगुप्त की, ठीक है। तो और रामगुप्त के कुछ सिक्के भी जो हैं विदिशा तथा उदयगिरी में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रामगुप्त की ऐतिहासिकता भी प्रमाणित हो जाती है। यदि कभी पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका जिक्र है यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यदि पीसीएस या फिर यूपीएससी स्टैंडर्ड का है तभी पूछा जाएगा, उससे नीचे के स्टैंडर्ड में यह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों के बारे में। तो इसने जो है स्वर्ण सिक्के भी चलाए, रजत सिक्के भी चलाए और ताम्र सिक्के भी चलाए थे। स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे उसको दिनार कहा जाता था, रजत सिक्के जो चलाए थे उसको जो है रुपयक या फिर रूपक कहा जाता था। गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे वह 144 ग्रेन के हुआ करते थे तथा चांदी के सिक्के जो है वह 32.36 ग्रेन के हुआ करते थे, यह जरूर याद रखिएगा। और
जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिक्के चढ़ाए उनका पहला प्रकार है धनुर्धारी प्रकार, और यह जो है सर्वाधिक संख्या में मिला है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का धनुर्धारी प्रकार का जो सिक्का है वह सर्वाधिक संख्या में मिला है। और इसके मुख भाग पर जैसा मैंने बताया था, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने भी चलाया था, तो इसके मुख भाग पर जो है वह राजा मिलता है आपको धनुष बाण लिए हुए, ठीक है। और इसके अलावा गरुड़ ध्वज की आकृति मिलती है, और पृष्ठ भाग पर यहाँ पर जो है बैठी हुई लक्ष्मी का जिक्र मिलता है, बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति मिलती है, और श्री विक्रमः लिखा हुआ मिलता है। विक्रमः से मतलब वही विक्रमादित्य से है, ठीक। इसके बाद है आपका छत्रधारी प्रकार का सिक्का। तो इसमें जो है पृष्ठ मुख भाग पर आहुति, यज्ञ में आहुति डालता हुआ राजा का जिक्र है, और उसका बायां हाथ जो है वो तलवार का जो ऊपरी सिरा होता है जिसको मुठ कहते हैं उस पर रखा हुआ है बायां हाथ। और इसके अलावा इसके पीछे जो है एक नौकर वह छाता धारण किए हुए, छत्र जिसको कहा जाता था पुराने जमाने में, तो छत्र धारण किए हुए है, इसलिए इसको छत्रधारी प्रकार का सिक्का कहा जाता है, ठीक है। और इसके पृष्ठ भाग पर जो है आपका कमल पर लक्ष्मी देवी विद्यमान है, और उत्कीर्ण क्या है विक्रमादित्य इस पर उत्कीर्ण है पृष्ठ भाग पर, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं पर्यंक प्रकार का सिक्का। तो इसके मुख भाग पर जो है राजा क्या किए हुए है, राजा वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर पलंग पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यह हो गया आपका पर्यंक प्रकार का सिक्का। इसके बाद है सिंह निहंता प्रकार का सिक्का। तो इसके मुख भाग पर जो है आपका राजा को दिखाया गया है सिंह का शिकार करते हुए, मतलब कि शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और इससे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के गुजरात एवं काठियावाड़ विजय का जो है आभास होता है, जिक्र मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अश्वारोही प्रकार का सिक्का। तो इसके मुख भाग पर घोड़े पर राजा को सवार दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्कों के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुमार गुप्त के बारे में, जिसका जो उपाधि था या फिर कह सकते हैं दूसरा नाम कह सकते हैं महेंद्रादित्य था। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, और इसका कालखंड जो है वह 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक था, ठीक। अब देख लेते हैं, तो यह जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, जो कि ध्रुव देवी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि रामगुप्त की पत्नी थी, तो यह ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था, ठीक है। और इसका एक भाई गोविंद गुप्त का भी नाम मिलता है, ठीक है। वैसा मतलब कि ऐसा बहुत मतलब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गोविंद गुप्त और इसके बीच जो है आपका कुछ युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के मामले में, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण इस प्रकार का नहीं मिलता है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। वैसे बस इतना याद रखिएगा, इसके भाई एक था जिसका नाम था गोविंद गुप्त, ठीक है। और कुमार गुप्त का जो है सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होता है, कुमार गुप्त का सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे गुप्त काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो कुमार गुप्त के अभिलेखों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके समय के मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर जो है वह मिलता है बयाना, भरतपुर जिला राजस्थान से प्राप्त होता है। बयाना नामक जगह भरतपुर जिला राजस्थान से सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त होता है, जिसमें 623 सिक्के मिले हैं, ठीक है। और जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या लगभग 18 बताई जाती है, ठीक है। और जो सिक्के मिले हैं वह महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें वह है मयूर शैली के सिक्के। मयूर शैली के जो सिक्के हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है, और इस शैली में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मतलब मयूर शैली में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, यह याद रखिएगा, ठीक है। खास करके एमपीपीएससी वाले जरूर याद रखिएगा। अब अंतिम समय में जो है यह कहा जाता है कि अंतिम समय में कुमार गुप्त का जो अंतिम शासनकाल का अंतिम समय चल रहा था, तो उस समय इसके शासन काल में पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था। पुष्य मित्र जो है इनकी पहचान जो है वह संदिग्ध है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसको दबाने के लिए इसने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा था, ठीक है। और इसकी चर्चा जो है स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त को ही दिया जाता है। यह कई बार पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अभिलेखों के बारे में। तो मैंने जैसे बताया कि कुमारगुप्त के समय के अभिलेख सबसे अधिक संख्या में मिले हैं, जिनकी संख्या 18 बताई जाती है। तो पहला जो अभिलेख है वह है विल्संड अभिलेख। विल्संड अभिलेख जो है कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है, ठीक है, जो कि एटा जिला उत्तर प्रदेश से मिला है, ठीक है। और इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की संपूर्ण वंशावली मिलती है आपका विल्संड लेख में, ठीक है। इसके अलावा ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा स्वामी महासेन, जिसको कार्तिकेय भगवान के नाम से जाना जाता है, तो स्वामी महासेन के मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण की चर्चा इसमें मिलती है। और ब्राह्मण का क्या नाम था? ध्रुव शर्मा नाम था। इसके बाद है आपका गढ़वा में 2 शिलालेख मिले हैं। गढ़वा में 2 शिलालेख मिले हैं, जो कि गढ़वा क्या है? इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। तो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में इसको कह सकते हैं। और इसमें जो है दान गृह को 2 शिलालेख मिले हैं, एक में 10 दिनार तथा दूसरे में 12 दिनार दान दिए जाने की चर्चा मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि परम भागवत शब्द भी मिलता है। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, क्योंकि वह आपका विष्णु भगवान का अनुयायी था, विष्णु भगवान का उपासक था, यह मैं पहले बता चुका हूं। तो परम भागवत शब्द जो है वो यहीं से मिलता है, गढ़वा के शिलालेख से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख जो है वह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह जो है शिव प्रतिमा, एक शंकर भगवान की प्रतिमा है, जिसके अधोभाग पर यह उल्लिखित है, ठीक है। और यह जो है आपका कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन का अभिलेख बताया जाता है। पृथ्वी सेन कुमारगुप्त का मंत्री था, जिसने यह अभिलेख खुदवाया था, ठीक। इसके बाद है आपका मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर अभिलेख जो है वह इलाहाबाद में स्थित है। और इसमें जो है बुद्ध मित्र नामक भिक्षु के द्वारा स्थापित बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में यह अभिलेख है, ठीक है। तो बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध प्रतिमा बनाई थी, जिसके निचले भाग पर यह अभिलेख स्थित है। कौन सा? मनकुंवर अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में है, ठीक। इसके बाद है आपका मथुरा लेख। मथुरा लेख जो है वह भी बौद्ध प्रतिमा के अधोभाग में उल्लिखित है, ठीक। इसके बाद है आपका सांची का अभिलेख। सांची का अभिलेख जो है वह उसमें हरिस्वामी के द्वारा सांची के आर्य संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है, हरिस्वामी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा सांची का अभिलेख। इसके बाद है उदयगिरी का गुहालेख। उदयगिरी का जो गुहालेख है वह एक जैन अभिलेख है। और इसमें शंकर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने की चर्चा मिलती है, ठीक है। इसके बाद है आपका तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख जो है वह ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिलता है। और इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य के भांति बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न भागों में मिले हम लोगों ने कुमारगुप्त के अभिलेख देखे। अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल में जो अभिलेख मिले हैं कुमारगुप्त के, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बंगाल से जो प्राप्त अभिलेख है उसमें पहला है आपका धनदेह अभिलेख। धनदेह अभिलेख जो है वह आपका राजशाही जिला बांग्लादेश से मिला है। क्योंकि यह सभी जो है 3 अभिलेख जो प्रमुख मिले हैं वो सारे पूर्वी बंगाल से मिले हैं, जो कि आधुनिक बांग्लादेश में है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो धनदेह ताम्रपत्र है वह आपका राजशाही जिला बांग्लादेश से मिला है। और इसमें जो है बाराह श्यामिन नामक ब्राह्मण को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है आपका दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है वह जो है आपका दिनाजपुर जिला बांग्लादेश में स्थित है। दिनाजपुर जिला बांग्लादेश में स्थित है। और यह जो क्षेत्र है दिनाजपुर जिला का जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, उसको पुंड्रवर्धन बताया गया है। उस क्षेत्र का नाम जो है पुंड्रवर्धन दिया गया है। और उस क्षेत्र का शासक जो है वह चिरादत्त को बताया गया है। चिरादत्त को बताया गया है पुंड्रवर्धन का शासक, ठीक है, जो कि बांग्लादेश का क्षेत्र था, ठीक है। और इसमें जो है कुमारगुप्त के शासनकाल में किस प्रकार का प्रशासन था इसकी विस्तृत चर्चा मिलती है, ठीक है। दामोदर पुत्र
दामोदरपुर ताम्रपत्र में। इसके बाद है आपका बेग्राम ताम्रपत्र जो है यह बोगरा जिला बांग्लादेश में स्थित है और इसमें गोविंद श्यामिन नामक मंदिर को भूमि दान दिए जाने की चर्चा मिलती है। गोविंद स्वामिन नामक मंदिर को अपने निर्वाह के लिए भूमि दान दिए जाने की चर्चा इसमें मिलती है आपका बेग्राम ताम्रपत्र में। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभिलेखों के बारे में देखा जो कि कुमार गुप्त के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में मिले हैं, लगभग 18 की संख्या है उनकी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि कुमार गुप्त ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे। तो इसने जो है स्वर्ण सिक्के भी चलाए, रजत सिक्के भी चलाए और ताम्रपत्र भी मतलब कि ताम्र सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, रजत सिक्कों का प्रचलन जो है वह इसी के काल में प्रारंभ हुआ था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के समय काल मतलब कालखंड में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं तो इसने जो है मयूर प्रकार की मुद्रा चलाई थी जिसमें मतलब कि मुख्य भाग पर राजा को मोर को खिलाता हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार से मोदी जी अभी कुछ दिन पहले मोर को खिला रहे थे, उसी प्रकार से मयूर प्रकार के सिक्के पर जो है राजा को दिखाया गया है मोर को खिलाते हुए और पृष्ठ भाग पर कार्तिकेय भगवान की आकृति उत्कीर्ण है। इसके बाद देखते हैं अश्वमेध प्रकार की मुद्रा। तो इसमें जो है कुमार गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण इससे हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इसने बहुत प्रकार के सिक्के चलाए थे, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है, अश्वमेध प्रकार का सिक्का है। ठीक है, आपका गजराज प्रकार का सिक्का है। ठीक है, गजारोही प्रकार का सिक्का है। ठीक, इसके बाद आपका व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का है, कार्तिकेय प्रकार का सिक्का है। तो अनेक प्रकार के सिक्के इसने चलाए थे कुमार गुप्त ने। ठीक है, और इसका जो शासन काल था, अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। कुमार गुप्त का जो शासन था वह पूर्व में मगध तथा बंगाल से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था और उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तो था ही था। ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही था। तो इसके शासनकाल में शांति व्यवस्था बनी रही थी, कोई खास विदेशी आक्रमण वगैरह भी नहीं हुआ था। इसके बाद हम लोग जब स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि हूनों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने हूनों को किस प्रकार से पराजित किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक, आइए अब देख लेते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। यदि स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग देखें तो वह जो था एक कुशल प्रशासक था और इसके अलावा एक पराक्रमी कह सकते हैं कि सैन्य संचालक भी था। उसके समय की जो प्रमुख घटना थी वह थी हूनों का आक्रमण। भारत में हूनों का सबसे प्रथम आक्रमण जो हुआ था, सर्वप्रथम आक्रमण जो हूनों का हुआ था भारत में, वह स्कंदगुप्त के टाइम पे ही हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित भी किया था और जिसका जिक्र जो है आपका स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है हमें। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो इसने जो है बहुत सारे नए क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी और यही जो था कह सकते हैं कि मतलब कि गुप्त वंश का पराक्रमी शासकों की यदि बात करें तो सबसे अंतिम पराक्रमी शासक जो गुप्त वंश का था वह स्कंदगुप्त ही था। इसके बाद परवर्ती गुप्त शासकों का काल चालू हो जाता है और वो लोग इतने ज़्यादा पराक्रमी नहीं थे, कमज़ोर हो चुके थे और धीरे धीरे करके उनका पतन होना शुरू हो गया। यह हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि विष्णुगुप्त किस प्रकार से अंतिम गुप्त शासक होता है और उसके बाद गुप्त शासन के पतन के बाद किस प्रकार से मतलब कि थानेश्वर में आपका वर्धन वंश का उदय होता है, आपका मौखरी वंश का उदय होता है। इस प्रकार से अनेक वंशों का उदय किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य भी कहा जाता है। इसकी उपाधि जो थी वह क्रमादित्य थी। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, उसी प्रकार से स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता है और इसका जो कालखंड है वह 455 से 467 ईस्वी तक था। 455 से 467 ईस्वी मतलब कि लगभग 12-13 साल इसने शासन किया था और इसके समय में मध्य एशिया के हूनों का आक्रमण हुआ था। मध्य एशिया की बर्बर जनजाति हुआ करती थी हून, ठीक है, जिसने आक्रमण किया था। सर्वप्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम पे ही हुआ था और हूनों पर स्कंदगुप्त की विजय का जो उल्लेख है वह स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, दोनों में मिलता है। ठीक है,
हुन के बारे में बात करें तो मध्य एशिया की बर्बर जनजाति थी, जिसका जो नेता था वह खुश नवाज था। तो खुश नवाज के नेतृत्व में आक्रमण किया था प्रथम बार हुनों ने स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, इसके बाद द्वितीय आक्रमण जो किया था हुनों ने वह किया था तोरमान के नेतृत्व में, और तोरमान ने जो है विजय भी प्राप्त की थी और कुछ क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार भी किया था। और तोरमान के बाद जो है मिहिरकुल हुन शासक बना था, जिसने यहाँ पर अधिकार किया था, और मिहिरकुल को पराजित किया था परवर्ती गुप्त शासक ने, जिसका नाम था नरसिंह गुप्त या फिर बाला गुप्त। ठीक है, तो वह हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, हुनों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वह स्कंदगुप्त के कालखंड में हुआ था। हुनों का दोबारा आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में हुआ था, जिसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन किया था तोरमान ने। ठीक है, जो कि हुन था। तोरमान के बाद उसके पुत्र मिहिरकुल का शासन हुआ, और जिसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी सियालकोट थी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिहिरकुल की जो राजधानी थी वह सियालकोट थी। ठीक है, उसके ग्वालियर लेख से मिहिरकुल के शिव भक्त होने का प्रमाण मिलता है। मतलब मिहिरकुल का ग्वालियर अभिलेख है, जिससे उसके शिव भक्त होने का प्रमाण मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, स्कंदगुप्त जो था, जैसा मैंने बताया कि योग्य सैन्य संचालक था और आदर्श प्रशासक भी था। ठीक, और इसका विभिन्न अभिलेख है जिससे इसके बारे में चर्चा मिलती है। तो पहला है आपका जूनागढ़ अभिलेख। इससे सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को राज्यपाल इसने बनाया था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील पर बांध के पुनर्निर्माण की चर्चा भी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। ठीक है, इसके बाद है आपका कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त की उपाधि जो है वह सक्रादित्य बताई जाती है। स्कंदगुप्त की उपाधि सक्रादित्य बताई जाती है, किसमें, आपका कहोम अभिलेख में। इसके अलावा ह्वेनसांग जो है वह अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन करता है कि सक्रादित्य के द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता प्रदान की गई थी। नालंदा संघाराम से यहाँ पर वही है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था पहले संघाराम या फिर बौद्ध विहार था, और उसके बाद जो है वह महाविद्यालय के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीन के सांग सम्राट के पास अपना राजदूत भी भेजा था, और इस प्रकार से उसने चीन के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया था स्कंदगुप्त ने। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अन्य अभिलेखों के बारे में देखें तो पहला है आपका इंदौर ताम्रपत्र। और इंदौर ये मध्य प्रदेश वाला इंदौर नहीं है, यह बुलंदशहर जिले में स्थित एक जगह है इंदौर। ठीक है, और इसमें जो है सूर्य की पूजा तथा सूर्य के मंदिर में दिया जलाने के लिए धन दान दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है इंदौर ताम्रपत्र में। इसके बाद है आपका भितरी स्तंभ लेख। तो इसमें मैंने बताया कि भितरी स्तंभ लेख में हुनों पर हुनों और पुष्य मित्रों पर स्कंदगुप्त की विजय के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके बाद यह जो है आपका भितरी स्तंभ लेख, यह गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यह याद रखिएगा। कहोम स्तंभ लेख के बारे में देखें तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, और इसमें भद्र नामक एक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमाओं के निर्माण किए जाने का जिक्र इससे मिलता है कहोम स्तंभ लेख से। इसके बाद है आपका सुप्रिया का लेख, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसमें जो है आपका घटोत्कच से लेकर के और स्कंदगुप्त के समय तक का जितना भी गुप्त शासक था सबका वंशावली मिलता है, और इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रिया का लेख। इसके बाद है आपका गढ़वा का लेख, जो कि करछाना तहसील प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और यह जो है आपका स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख है, गढ़वा का अभिलेख। ठीक, इसके बाद सिक्के के बारे में देखें तो बाकी जो भी सिक्के थे वो सब तो चल ही रहे थे। स्कंदगुप्त ने एक नया सिक्का चलाया था, वृषभ प्रकार का सिक्का। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि वृषभ प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, स्कंदगुप्त ने चलाया था। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बारे में इतना काफी है। आगे देख लेते हैं हम लोग परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में।
तो परवर्ती गुप्त शासकों में जो प्रथम शासक था वह था पुरुगुप्त, और इसका शासनकाल 467 से 473 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, परवर्ती गुप्त शासकों में यह प्रथम था और इसने वैष्णव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इससे पहले के जितने भी गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्मानुलंबी थे, लेकिन इसने पुरुगुप्त ने क्या किया था, वैष्णव धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और इसके शासनकाल से परवर्ती गुप्त शासक जितने भी थे उनके शासनकाल में क्या हुआ था कि स्वर्ण सिक्के जो हुआ करते थे उसमें मिलावट का दौर शुरू हो चुका था, और यह भी जो है एक पतन का कारण माना जाता है, और यहाँ से गुप्त काल के स्वर्ण युग का अंत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शासक बना पुरुगुप्त के बाद बुद्धगुप्त शासक बना, जो कि 476 से 495 ईस्वी तक शासन किया, और वेनसांग के अनुसार जो है यह भी बौद्ध अनुयायी था, और इसने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। ठीक, ऐसा वेनसांग का कहना है। नेक्स्ट है आपका नरसिंह गुप्त बालादित्य। नरसिंह गुप्त जिसका उपाधि है बालादित्य, और यह जो है 495 से लेकर के 510 ईस्वी तक शासन किया था। यह भी जो था वह बौद्ध धर्मानुयायी था, और इसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद उसको फिर से छोड़ दिया था। तो यहां तक आप लोग देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त तक, मतलब कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्कंदगुप्त तक जितने भी गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उसके बाद जितने भी परवर्ती शासक हुए, पुरुगुप्त के बाद जितने भी परवर्ती शासक हुए वो सब क्या किए, बौद्ध धर्म का अनुसरण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं भानुगुप्त के बारे में। तो भानुगुप्त का एरन लेख जो है, भानुगुप्त का एरन लेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, 510 ईस्वी का लेख है, और यह जो है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। यह बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, भानुगुप्त का एरन लेख, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मित्र था गोपराज। गोपराज नाम का इसका मित्र था, जो कि भानुगुप्त की ओर से हुनों से लड़ते हुए पराजित हो गया था और मारा गया था। ठीक है, और मारा गया था तो उसके साथ उसकी पत्नी भी जो है अग्नि में जल करके भस्म हो गई थी, मर गई थी, और इसी के कारण कहा जाता है कि वह सती हो गई थी, और यही जो है सती होने का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण यहां से मिलता है भानुगुप्त के एरन लेख से। ठीक है, इसके बाद भानुगुप्त के बाद जो है वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त इत्यादि जो है अंतिम शासक हुए। विष्णुगुप्त जो था वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और गुप्तों के पतन के बाद कौन कौन से वंश उभरे, तो बल्लभी में, बल्लभी जो कि गुजरात में है, वहां पर मैत्रक वंश का उभरना हुआ। उसके बाद थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति वंश के वर्धन शासकों का उदय हुआ। ठीक है, इसके अलावा कन्नौज में आपका मौखरी वंश का उदय हुआ, कन्नौज यूपी उत्तर प्रदेश। बंगाल में चंद्र शासकों का उदय हुआ, और मगध में जो है परवर्ती गुप्त शासकों का एक शाखा शासन करने लगा। ठीक है, क्योंकि मगध में उनका केंद्रीकरण था शासन का, तो वहां पर कुछ गुप्त शासक बच गए थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख, परीक्षा के लिहाज से कुछ प्रमुख तथ्य जो कि पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। तो गुप्तों का उदय जो था वह 3री शताब्दी के अंत में कन्नौज में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। प्रयाग के निकट कन्नौज में इनका उदय हुआ था 3री शताब्दी के अंत में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। यह पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, तो पाटलिपुत्रा और उज्जैनी थे। ठीक है, उज्जैनी को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था, दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इनका राज चिन्ह जो था वह गरुड़ था, जो कि विष्णु भगवान का वाहन है, और राजभाषा जो थी वह संस्कृत थी, और संस्कृत के प्रमुख विद्वान जो थे कालिदास, वह नवरत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ठीक है, इसके अलावा वाकाटक नरेश प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह आपका यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो वाकाटक नरेश प्रवर सेन ने कराया था। और इसी वंश का, वाकाटक वंश का ही एक शासक था प्रवर सेन द्वितीय,
ये यहाँ पर जो है आपका अश्वमेध यज्ञ कराने वाला प्रवरसेन प्रथम था, और प्रवरसेन द्वितीय जो था उसने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उसका नाम क्या था? सेतुबंध नामक एक ग्रंथ की रचना इसने की थी, प्रवरसेन द्वितीय ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। याद रखिएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। और उसने क्या किया था कि विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। ठीक है, और यह जो है आपका मेहरौली लेख से इसका प्रमाण मिलता है। मेहरौली लेख में ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। आगे देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख पर जहांगीर का लेख है, रानी का लेख है। रानी का लेख हम लोगों ने अशोक के टाइम में पढ़ा था, तो जहांगीर का लेख है, रानी का लेख है, और अशोक के द्वारा कौशांबी के महामात्रों को संघ भेद रोकने का निर्देश भी इस पर अंकित है। और इसको जो है पहले यह कौशांबी में स्थापित था, अकबर ने इसे कौशांबी से मंगवाया और फिर प्रयागराज या फिर इलाहाबाद कह सकते हैं वहां पर स्थापित करवाया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर भी पूछा जाता है, गुप्त काल के में भी और आपका मुगल काल में भी यह पूछा जाता है, वहां पर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं तो पृथ्व्यामा पृथ्वीरथ या फिर पृथिव्या प्रथम वीर कहने का मतलब है, इसका मतलब है पृथ्व्यामा प्रतिरथ का मतलब है कि वैसा वीर जिसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरा वीर न हो। ठीक है, तो यह हो गया आपका पृथ्व्यामा प्रतिरथ, और इसी को कहा जाता है पृथिव्याह प्रथम वीर। यह जो उपाधि दी गई है वह दी गई है आपको समुद्रगुप्त को दी गई है, इतिहासकार थे जिन्होंने ऐसा कहा है। शक वंश का विजेता जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। जैसा मैंने कहानी सुनाया था कि रामगुप्त जो था उसके समय में शकों का आक्रमण हुआ था, तो उसने जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी पत्नी को दे दिया था, और यह विक्रमादित्य जो था चंद्रगुप्त द्वितीय वह क्षुब्ध होकर के और शक के राजा को मार दिया था, और उसके बाद जो है उसकी पत्नी से शादी कर लिया था। यह कहानी मैंने सुनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्त शासकों के बारे में देख लिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्त काल में जो भी आपकी व्यवस्थाएं थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, कला एवं संस्कृति किस प्रकार की थी। ठीक है, यह सब हम लोग देखेंगे। साहित्यों के बारे में देखेंगे, जो नवरत्न थे उनके विभिन्न जो साहित्य वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे परीक्षा के लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। कमेंट में हमारी कमियां जरूर लिखिए, लेकिन फालतू की कमियां मत लिखिए कि ये नहीं दिखता है तो वो नहीं होता है। भैया कंटेंट से मतलब रखिए, आप लोग कंटेंट से मतलब रखिए कि किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है, आपका परीक्षा में प्रश्न तो नहीं छूट रहा है, इस बात से मतलब रखिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो कोई नहीं बनाता है। अगर कोई भी बना रहा होता तो मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं खुद जो है तैयारी करता, उन्हीं के वीडियो से मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा नहीं ज़्यादा करते हैं, और जाते जाते बस इतना आग्रह करता हूं जो हमेशा कहता हूं कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए, पानी को बचाइए, नारी का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, खुद के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, जो जीव जंतु हैं और जो बच्चे हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।